स्टडी मैजिक वर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 5 फिनिश कर लिया था। हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को फिनिश करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है प्रोटेक्टिव स्कीम्स। प्रोटेक्टिव स्कीम्स का मतलब कि हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट हैं लाइक अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, इनको किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इससे सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी रूप से आता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे नंबर 1 पे है प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है जो जनरेटर के तरीके से वर्क करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करके हमारे पावर सिस्टम को देता है। अल्टरनेटर सिंक्रोनस मशीन होता है जिसके स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग लगी रहती है और उसके रोटर में फील्ड वाइंडिंग या फील्ड एक्साइटेशन देते हैं। अल्टरनेटर के रोटर में जो भी एक्साइटेशन है उसे डीसी सोर्स के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब लोग फॉल्ट को देखते हैं। अल्टरनेटर में बेसिकली 2 तरीके के फॉल्ट देखने को मिलते हैं। एक इंटरनल फॉल्ट है और एक एक्सटर्नल फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेटर वाइंडिंग में जो फॉल्ट है वो देखने को मिलेगा। रोटर फील्ड फॉल्ट देखने को मिलेगा। रोटर फील्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रोटर पे ही फील्ड वाइंडिंग या डीसी एक्साइटेशन देते हैं, या फिर अनबैलेंस लोडिंग की कंडीशन में भी फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा इंटरनल। एक्सटर्नल फॉल्ट की बात करते हैं तो फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब जो हमारे पास ये अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर के शैफ्ट को घुमाने के लिए हम यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म लगाए रहते हैं। तो जो यहाँ पे मैकेनिज़्म लगा रहता है जो अल्टरनेटर को घुमाने का काम करता है उसे ही प्राइम मूवर कहते हैं। तो प्राइम मूवर अगर फेल हो जाता है तो वो एक्सटर्नल फॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। फिर उसके बाद है ओवर करंट या ओवर अंडर वोल्टेज या फिर ओवर स्पीड फॉल्ट हो सकता है। ओवर या अंडर फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनिज्म लॉस, अल्टरनेटर ओवर और अंडर फ्रीक्वेंसी करंट, ये सारे फॉल्ट्स हमारे एक्सटर्नल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सेमेस्टर में बनता है। इसे ध्यान से देखेंगे, जो भी डायग्राम या वर्किंग मैकेनिज़्म होगा ध्यान से समझेंगे। जो स्टेटर है हमारे पास, तो स्टेटर पे क्या लगा होता है बेटा, स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग लगी रहती है। इस आर्मेचर वाइंडिंग में क्या हो सकता है, फॉल्ट आ सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो हमारे सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है। अब जो हमारे स्टेटर में फॉल्ट आता है वो 2 तरीके से देख सकते हैं। पहले नंबर पे फेस टू ग्राउंड फॉल्ट है। कहने का मतलब स्टेटर जो हमारा है उस पे आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है। अब ये ऐसा फॉल्ट हो सकता है कि इसमें जो वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन खो जाए और अर्थिंग के साथ ये कनेक्ट हो जाए, तो इसे बोलेंगे स्टेटर टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरे नंबर पे है फेस टू फेस फॉल्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो स्टेटर है, स्टेटर पे 2 कंडक्टर वायर ओपन हो जाएं और एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दें, उसे हम बोलेंगे फेस टू फेस फॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन, या जिसे हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं, को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन क्या है। तो हम लोग मर्ज प्राइस स्कीम को समझते हैं। स्टेटर वाइंडिंग आर्मेचर एंड रोटर हैज़ फील्ड वाइंडिंग। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग लगी रहती है और जो रोटर है उसमें फील्ड वाइंडिंग लगी रहती है। अब हम लोग मर्ज प्राइस या फिर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के स्कीम को समझते हैं।
कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा। तो इसका कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। इसका कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ अच्छे से सुनना है और ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमको एक वाइंडिंग दे रखी है और हमको इस वाइंडिंग को डिफरेंशियल स्कीम या मर्ज प्राइस स्कीम के द्वारा प्रोटेक्ट करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस वाइंडिंग में इधर से सप्लाई आ रही होगी और इधर से सप्लाई जा रही होगी। नॉर्मल अगर कोई फॉल्ट नहीं होता है तो हमारे इस वाइंडिंग जो ये वाइंडिंग है इसके दोनों साइड में सेम ही करंट फ्लो होगी, अर्थात ये आई करंट है तो इधर से भी आई करंट ही इधर से आउटपुट पे निकल रही होगी। अब हम लोग इसके प्रोटेक्शन के लिए करते क्या हैं कि हम इसके दोनों साइड पे करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी लगा देते हैं और इस प्राइमरी से कनेक्शन ले लेते हैं और डायग्राम के हिसाब से ऐसे हम लोग रिले सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। अब आप कहोगे सर ये कनेक्शन देने से होगा क्या, तो चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये होगा कि चूँकि हम जानते हैं कि इधर से इनपुट आने वाली करंट और इधर से जाने वाली करंट दोनों सेम है, अर्थात यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होगा वही सेम मैकेनिज़्म यहाँ भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब करंट यहाँ से करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो करंट इंड्यूस होगा वो इधर से बहेगा और इधर से आएगा और आर में इधर से जाने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार से सेम करंट इधर से फ्लो है तो ये वही करंट इधर से आने का प्रयास करेगा, सेम करंट, और इधर से आएगा, आने के बाद ये इस डायरेक्शन में आर में एंटर करने का प्रयास करेगा। तो डायग्राम को देख के हम समझ सकते हैं कि आर में जो करंट हमारे पास एंटर कर रही है वो करंट एक I1 इधर से आ रही है और एक I2 करंट इधर से आ रही है। मतलब आर में एंटर करने वाले करंट के डायरेक्शन अपोजिट है, अर्थात आर में जो करंट रिजल्टेंट जाने वाला है वो I1 = I2 होगा। I1 I2 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि वाइंडिंग के दोनों साइड में जो करंट है वो सेम ही आ रही है अंडर नो फॉल्ट कंडीशन, अर्थात आर में रिजल्टेंट ज़ीरो करंट जाएगा और आर एक्चुएटिंग सिग्नल नहीं देगा। अब अगर हम फॉल्ट की बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमने स्टडी किया, अब हम फॉल्ट में बात करते हैं। फॉल्ट के कंडीशन में क्या होता है कि इधर से जो करंट आ रही है और वाइंडिंग के अंदर इंटरनल कोई फॉल्ट हो जाता है तो ये करंट इधर से आएगी, वाइंडिंग से होके जाएगी, बट यहाँ पे आने के बाद फॉल्ट के कारण ये जो है ग्राउंड में चली जाएगी और इधर करंट नहीं फ्लो होगा। अब क्या हो रहा है, अब हमारे करंट ट्रांसफार्मर के इस वाइंडिंग में जो करंट आई आ रही है वो सेम करंट इधर नहीं आ रही, इधर कुछ और करंट या मामूली करंट या ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से आई करंट के कारण यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है आर में, लेकिन यहाँ से ज़ीरो करंट हमको मिल रहा है। अब हम रिजल्टेंट देखें तो I1 इस डायरेक्शन में आ रहा है और हमारे पास ज़ीरो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो हमको आर में I1 करंट रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। इस रिजल्टेंट I1 करंट के कारण आर हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट करेगा और वो सर्किट ब्रेकर को दे देगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। इस स्कीम को हम लोग डिफरेंशियल या मर्ज प्राइस स्कीम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए एक बार इसकी रीडिंग हम कर देते हैं। बी पॉइंट ठीक बीच में होता है ताकि RAB बराबर RBC हो और रजिस्टेंस के कारण करंट डिफरेंस क्रिएट ना हो। तो डिफरेंशियल स्कीम को बनाते समय हम ध्यान देते हैं कि जो रिलेइंग सिस्टम होता है उसको ठीक बीचों बीच रखने का प्रयास करते हैं। इसको ठीक बीचों बीच इसलिए रखते हैं क्योंकि जो ये ब्रांच है और हमारे पास सेकेंड ब्रांच ये है तो इन दोनों ब्रांच के रजिस्टेंसेस क्या हों, सेम हो। अगर रजिस्टेंसेस सेम नहीं होंगे तो रजिस्टेंस के बदलने के कारण कुछ करंट का डिफरेंस हमको आर में मिलेगा जो हम नहीं चाहते। हमको करंट में जो डिफरेंस चाहिए वो केवल फॉल्ट के कारण चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एक डिटेल स्कीम है या जो डायग्राम है हमारे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का। चलिए इस डायग्राम को समझ लेते हैं। अगर एक बार आप डायग्राम को समझ लेते हो तो कंटेंट एग्ज़ाम में लिख पाओगे। डायग्राम को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना होगा आपको।
देखिए हमारे पास ये जो स्टेटर है, स्टेटर में 3 फेज़ वाइंडिंग यहाँ पे दिख रही है। स्टेटर में 3 फेज़ वाइंडिंग है, तीनों फेज़ में करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी लगा हुआ है इधर से। यहाँ से देख रहे हैं ये दोनों साइड पे करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पे तीनों में अलग अलग रिलेइंग सिस्टम लगा हुआ है। अब अगर इंटरनल फॉल्ट किसी भी फेज़ में होता है तो उस फॉल्ट की वजह से कोई एक रिले सिस्टम, जैसे अगर बीच वाले फेज़ में फॉल्ट होता है तो ये वाला जो रिले सिस्टम है बीच वाला, मतलब ये वाला जो रिले सिस्टम है ये ट्रिप सिग्नल जनरेट करे और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान देने पे समझ में आएगा। यहाँ से जो RYB सप्लाई है वो स्टेटर को दिया जा रहा है। ये स्कीम बहुत ही इजी होता है। नीचे देखिए, नीचे ये हमारे पास सिग्नल को ट्रिप करने के लिए, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए सिग्नल यहाँ से जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटर प्राइम मूवर फेलियर फॉल्ट या रिवर्स पावर फॉल्ट। प्राइम मूवर मैकेनिकल सिस्टम जो अल्टरनेटर को चलाता है उसे बोलते हैं प्राइम मूवर। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे अल्टरनेटर के शैफ्ट को चलाने के लिए एक मैकेनिकल इनपुट की आवश्यकता होती है। वो मैकेनिकल इनपुट जिस सिस्टम के द्वारा दिया जाता है उसे प्राइम मूवर कहते हैं। अल्टरनेटर ग्रिड से जुड़ा रहता है एवं पैरेलल ऑपरेशन करता है। किसी अल्टरनेटर के प्राइम मूवर के फेल होने की अवस्था में अल्टरनेटर मूव करना बंद हो जाता है। अल्टरनेटर ग्रिड में कोई सप्लाई नहीं देता। अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस मोटर की तरह ग्रिड से पावर कंज्यूम करने लगता है। कनेक्टेड इंजन टरबाइन को हाई स्पीड में चलाता है। यह अवस्था रिवर्स पावर कहलाती है। रोटर फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, लॉस ऑफ एक्साइटेशन। अब हमारे पास जो अल्टरनेटर का रोटर है वो रोटर मूव करता है। रोटर में एक फॉल्ट आता है रोटर अर्थ फॉल्ट और दूसरा आता है लॉस ऑफ एक्साइटेशन। मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास अल्टरनेटर का रोटर होगा उसको DC सप्लाई देकर एक्साइट करते हैं, अर्थात रोटर में जो एक्साइटेशन प्रोवाइड किया जाता है वो DC के द्वारा किया जाता है। और अगर रोटर में DC एक्साइटेशन नहीं मिलती तो वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। पहले नंबर पे देखते हैं रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो हमारे पास जो रोटर है उसमें क्या होगा, समझते हैं रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या है। तो रोटर हमारा होगा जो होगा उस रोटर में हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे कंडक्टर। रोटर में भी बहुत सारे कंडक्टर होंगे जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब क्या होगा कि रोटर में अगर किसी एक कंडक्टर का इंसुलेशन फेल होता है तो वो रोटर बॉडी से टच करेगा। जब वो रोटर बॉडी से टच करेगा और रोटर अगर अर्थ से कनेक्टेड नहीं है तो रोटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर कोई दो वाइंडिंग, मान लो ये वाइंडिंग ले लिए हम, फिर इस वाइंडिंग को ले लिए और दोनों का इंसुलेशन फेल होता है और ये कंडक्टर जो रोटर का है वो रोटर के बॉडी से जो लोहे का बना है या सिलिकॉन स्टील से बना है उसको टच कर रहा है और ये वाला भी कंडक्टर इसे टच कर रहा है, तो रोटर के अंदर ही एक शॉर्ट सर्किट यहाँ से क्रिएट होता है। शॉर्ट सर्किट क्रिएट होने का मतलब बीच के जो ये कंडक्टर हैं ये स्किप कर जाते हैं और करंट डायरेक्ट इधर से इधर फ्लो होती है। इससे हमको कई दिक्कतें देखने को मिलती हैं। पहले नंबर पे नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। रोटर में अगर इस तरीके से फॉल्ट आता है तो हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मेशन है, जो रोटर फ्लक्स बनाता है वो नॉन यूनिफॉर्म बनाएगा। फ्लक्स के नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण EMF इंड्यूस विल बी नॉन यूनिफॉर्म। EMF भी नॉन यूनिफॉर्म क्रिएट होता है। रोटर बॉडी में वाइब्रेशन भी क्रिएट होने लगेगा और शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इस कारण हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब पढ़ लेते हैं रोटर अर्थ फॉल्ट में और क्या होता है। वाइंडिंग में वोल्टेज स्ट्रेस के कारण ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। DC होने के कारण एक ग्राउंड फॉल्ट होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
ट्रांजिएंट के कारण अगर दूसरे पॉइंट पर एक और फॉल्ट होता है तो प्रॉब्लम आती है। मैंने बताया था कि जैसे एक पॉइंट पे अगर फॉल्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट पे फॉल्ट आने पर ये शॉर्ट सर्किट पाथ क्रिएट करता है। यहाँ पे तो फ्लक्स अच्छे से बनता है, लेकिन इस एरिया में फ्लक्स अच्छे से बन नहीं पाता, जिससे सारी दिक्कतें हमने अभी डिस्कस की थी। चलिए हम रोटर अर्थ फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन स्कीम देखते हैं। तो हमारे डायग्राम में रोटर अर्थ फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन स्कीम शो किया गया है। यहाँ पे जो रोटर को हम एक्साइटेशन दे रहे हैं वो एक्साइटेशन दिख रहा होगा। यहाँ फील्ड वाइंडिंग को प्लस माइनस में एक्साइटेशन या डीसी सप्लाई दे रहे हैं। अगर फील्ड वाइंडिंग में कोई भी फॉल्ट होता है तो वो हमारा रिले सिस्टम के द्वारा सेंस किया जाता है, जिसमें एक प्लग सेटिंग और टाइम सेटिंग करके रखते हैं। अब अगर कोई फॉल्ट आता है तो रिले हमारा सेंस करेगा। ये रिले सेंस करके एक अलार्म सिग्नल यानी एक ऐसा सिग्नल जनरेट करेगा जिसे हम देख के समझ सकते हैं कि हमारे रोटर फील्ड में कोई फॉल्ट आया है। और साथ ही अगर फॉल्ट करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ से सर्किट ब्रेकर को भी ट्रिप करने के लिए सिग्नल भेजा जाएगा। तो ये डायग्राम स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये हमारा रोटर अर्थ फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन स्कीम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ एक्साइटेशन। लॉस ऑफ एक्साइटेशन का मतलब जो रोटर में डीसी सप्लाई या एक्साइटेशन दे रहे हैं उसका न मिलना। लॉस ऑफ एक्साइटेशन के फॉलोइंग रीजंस हो सकते हैं। फील्ड एक्साइटर से कनेक्शन टूट जाने पर, एक्सीडेंटली फील्ड ब्रेकर ट्रिप हो जाने पर, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने पर, लॉस ऑफ एसी सप्लाई इन एक्साइटर होने पर। तो निम्नलिखित रीजंस के कारण लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो सकता है। अब हमारे पास जो फील्ड एक्साइटर है उससे कनेक्शन अगर टूटता है तो डीसी सप्लाई नहीं मिल पाती। अगर फील्ड वाइंडिंग में लगा हुआ जो सर्किट ब्रेकर है एक्सीडेंटली ट्रिप कर जाता तो भी हमारा जो डीसी एक्साइटेशन मिल रहा है वो रोटर को नहीं मिलेगा। फील्ड वाइंडिंग में अगर शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है तो भी एक्साइटेशन नहीं मिलेगा। जो एक्साइटर है हमारे पास, एक्साइटर जो डीसी सिग्नल जनरेट करता है वो एसी से चलता है। जो हमारे पास एक्साइटर है जो डीसी जनरेट करता है वो एसी से चलता है। अब अगर एक्साइटर को एसी सिग्नल मिलना बंद हो गया तो यहाँ से डीसी भी जनरेट नहीं करेगा। अब डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में अगर हम देखें तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो प्राइम मूवर है वो मैकेनिकल इनपुट ले रहा है। अल्टरनेटर में फील्ड एक्साइटेशन है और ये एक्टिव पावर ग्रिड को दे रहा है और साथ में रिएक्टिव पावर भी ग्रिड को दे रहा है। इसके लिए अगर रिएक्टिव और एक्टिव पावर में फेजर डायग्राम बनाएं तो एक्टिव पावर एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, रिएक्टिव पावर वाई एक्सिस पे दिखा देते हैं। अब लॉस ऑफ एक्साइटेशन की कंडीशन में जो IF है या फील्ड एक्साइटेशन करंट है वो 0 हो जाती है। हमारा जो प्राइम मूवर है वो सिंक्रोनस स्पीड से तेज़ गति पर स्पीड करने लगती है और जो हमारा अल्टरनेटर है वो इंडक्शन जनरेटर के तरीके से वर्क करने लगता है। अब हमारा जो अल्टरनेटर है वो ग्रिड को एक्टिव पावर तो सप्लाई करती है, लेकिन रिएक्टिव पावर सप्लाई ना करके रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। अब हमारे पास जो फेजर डायग्राम बनता है, एक्टिव पावर तो एक्स एक्सिस पे ही रहता है लेकिन रिएक्टिव पावर का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये हमारा जो स्कीम होगा वो दिखा रहा है कैसे हमारे पास फील्ड एक्साइटेशन लॉस होती है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ फॉल्ट इन अ पावर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बेसिक कंस्ट्रक्शन को देखें तो ट्रांसफार्मर में जो 3 वाइंडिंग है उसको हम ऑयल में करके रखते हैं। ऑयल में इसलिए रखते हैं ताकि हीट से प्रोटेक्शन और इंसुलेशन हम प्रोवाइड करा सकें। ट्रांसफार्मर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ट्रांसफार्मर में ऑयल जो यूज़ करते हैं वो मॉइस्चर को या नमी को सोखता है
और उसके अंदर जो भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी या जिसे हम बोलें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको खो देता है। कंडक्टर का जो इंसुलेशन है वो ऑयल के कारण ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब सख्त कड़ा हो जाता है और इंटरवाइंडिंग लीकेज करंट फ्लो होने लगती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है ओवरफ्लक्सिंग। ओवरफ्लक्सिंग में ये होता है कि सडन इंक्रीज इन फ्लक्स हो जाता है। जब सडन इंक्रीज इन फ्लक्स होगा तो फ्लक्स के इंक्रीज करने से ही जो आयरन लॉसेस हैं अर्थात ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस वो बढ़ जाते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट में ओपनिंग ऑफ एनी वन और टू फेजेस। तो हमारे ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है, उसके तीनों फेज़ों में से कोई एक फेज़ या 2 फेज़ ओपन हो जाएंगे और इससे क्या होगा, अनबैलेंस क्रिएट होगा और हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर हीटिंग। इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट्स के कारण हमारे ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में हमारे ट्रांसफार्मर में जो तीनों वाइंडिंग है उसमें से 2 वाइंडिंग आपस में शॉर्ट करके हाई करंट फ्लो करा सकती हैं। अब हम इसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बुकोल्ज रिले। जो बुकोल्ज रिले है वो 750 kVA रेटिंग के ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसी में ऑयल टाइप का इंसुलेशन प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि छोटे ट्रांसफार्मर में ऑयल प्रोवाइड कराना इकोनॉमिकल नहीं होता है। जो हमारा बुकोल्ज रिले है वो केवल ऑयल ट्रांसफार्मर में ही यूज़ किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। बुकोल्ज रिले एक गैस एक्चुएटेड रिले होता है। ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। ये कोर हीटिंग, वाइंडिंग फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इंसिपिएंट फॉल्ट के लिए यूज़ होता है। अब आपके दिमाग में एक टॉपिक आ रहा होगा कि ये इंसिपिएंट फॉल्ट क्या होता है। इंसिपिएंट फॉल्ट किसी भी ऐसे फॉल्ट को बोलते हैं जो हमारे सर्किट में अचानक नहीं आता, लेकिन हमारे सर्किट को धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। धीरे धीरे ये फॉल्ट बढ़ते जाते हैं। इस तरीके के फॉल्ट को इंसिपिएंट फॉल्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे बुकोल्ज रिले का पोजीशन क्या होगा, इसको कहाँ पे लगाते हैं। तो डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर है। इससे यह एक पाइप निकली हुई है जिसमें ऑयल का फ्लो बनाने के लिए रास्ता है, और ऊपर हमारा कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर हमारे ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ऑयल के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है। मतलब ऑयल हीट पाने पर फैलती है तो उसके फैलाव को स्पेस देने के लिए कंजर्वेटर का प्रयोग करते हैं, और अगर ऑयल फिर सिकुड़ती है ठंडे होने पर तो कंजर्वेटर में जो ऑयल है वो ट्रांसफार्मर में जाता है। अब देखिए, हमारा जो बुकोल्ज रिले होगा वो ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर के बीच में पोजीशन किया जाता है। अब हम बुकोल्ज रिले के वर्किंग मैकेनिज़्म को देखते हैं, ये कैसे ऑपरेट करता है। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। डायग्राम पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस चाहिए, डायग्राम बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब समझाते हैं। यहाँ से आपको एक इनपुट दिख रहा होगा जो ट्रांसफार्मर टैंक से ऑयल को इनपुट कर रहा है, और बुकोल्ज रिले में ऑयल चला जाएगा, और यहाँ से आउटपुट में कंजर्वेटर है। मैंने अभी बताया था कि बुकोल्ज रिले की जो पोजीशनिंग है वो ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के बीच में रहती है। अब इसके मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं। अब हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर जो इंसुलेटिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं या जो मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो समय के साथ साथ डिकम्पोज होता रहता है और गैसों को इमिट करता रहता है। अब ज़्यादा अगर ट्रांसफार्मर ऑयल का डिकम्पोजिशन हो जाता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खो देगा। अर्थात हमें ये पता लगना चाहिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल का डिकम्पोजिशन कितना हुआ है। इस सिस्टम को भी या ऑयल के डिकम्पोजिशन को भी हम बुकोल्ज रिले के द्वारा पता लगा लेते हैं। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में कुछ भी गैस बनता है तो यहाँ से बुकोल्ज रिले में आएगा,
गैस आने के बाद यहाँ से गैस ऊपर उठकर यहाँ ऊपर जमा होता जाता है। ऊपर यहाँ पे आपको फ्लोट दिख रहा है। गैस जितना ज़्यादा जमा होगा फ्लोट उतना नीचे आता रहता है। फ्लोट के नीचे आने पर हम अगर ध्यान से देखें, फ्लोट के नीचे आने पर ये डंडी सीधी होगी। इस डंडी के सीधे होने पर यहाँ पे जो मरकरी स्विच लगा है वो भी इस पोजीशन पे सीधे पोजीशन पे आ जाएगा। अब आप कहोगे मरकरी स्विच क्या है? मरकरी स्विच एक ऐसा स्विच होता है जिसके अंदर मरकरी मेटल भरा होता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। अब जब ये टेढ़े पोजीशन पे मरकरी है, इस वाले पोजीशन पे देखें, इस पोजीशन पे मरकरी है, तो जो मरकरी है हमारे पास वो एक ही सिरे पे ऐसे जमी रहती है, अर्थात दोनों कॉन्टैक्ट को शॉर्ट सर्किट नहीं करती। लेकिन जब मरकरी स्विच इस पोजीशन में या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आती है तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट लगे हैं, यहाँ पे चूँकि मरकरी सीधे आ जाती है तो शॉर्ट सर्किट कर देती है और यहाँ से एक अलार्म सिग्नल जनरेट हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे गैस भरेगा वैसे वैसे फ्लोट नीचे जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे प्लेस होता है। मरकरी स्विच की पोजीशनिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है और जो उसके अंदर लिक्विड मरकरी है वो हॉरिजॉन्टल आकर जो सिग्नल है उसको ट्रिप कर देती है। ये हमारा गैस के डिकम्पोजिशन को बताता है कि हमारे गैस का डिकम्पोजिशन हो चुका है, हमारे ऑयल का डिकम्पोजिशन हो चुका है और ट्रांसफार्मर में ऑयल को चेंज करने की आवश्यकता है। अब सेकंड कंडीशन पे देखते हैं कि हमारे पास वाइंडिंग फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। हम जानते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो बहुत ही हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ से जो ऑयल है बहुत तेज़ी से फैलेगा और बुकोल्ज रिले के अंदर बहुत तेज़ी से ऑयल आने लगेगा। ऑयल के आने पर ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऑयल इसको बहुत तेज़ी से हीट करता है और ये फ्लैप इस पोजीशन में बेंट होगा। जब ये फ्लैप इस पोजीशन में बेंट होगा तो यहाँ से लगा हुआ ये जो वाला फ्लैप जो है ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसके हॉरिजॉन्टल होने पे ये जो मरकरी स्विच यहाँ लगा है वो मरकरी स्विच भी फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाती है और यहाँ से नीचे मरकरी जो है इसको शॉर्ट सर्किट कर देगा और यहाँ से सर्किट को या सर्किट ब्रेकर को एक ट्रिप सिग्नल मिल जाता है। इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर गैस के इंसुलेशन और ऑयल के डिकम्पोजिशन तथा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एडवांटेजेस है। ये सिंपल होता है, बुकोल्ज रिले बहुत ही सिंपल होता है। इंसिपिएंट फॉल्ट को पता लगा लेता है। इंसिपिएंट फॉल्ट क्या था बेटा? इंसिपिएंट फॉल्ट गैस का डिकम्पोज होना था, ऑयल का डिकम्पोज होना था। ऑयल धीरे धीरे डिकम्पोज होकर गैस को रिलीज़ कर रहा था और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और एक लेवल पर आकर बहुत ज़्यादा ऑयल का डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ऑयल का डिकम्पोजिशन एक इंसिपिएंट फॉल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? केवल ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर के लिए बुकोल्ज रिले का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के कनेक्शन केबल के फॉल्ट के बारे में पता नहीं लगा सकता। टाइप ऑफ फॉल्ट इन मोटर देखते हैं बेटा। मोटर में फॉल्ट निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: ओवरलोड फॉल्ट, अनबैलेंस्ड लोडिंग वोल्टेज, सिंगल फेजिंग, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्ट, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, इनएडिक्वेट लुब्रिकेंट, रॉन्ग अलाइनमेंट, एक्सेस वाइब्रेशन, कूलिंग, स्टॉलिंग। इसको धीरे धीरे हम लोग एक एक को समझ लेते हैं। हमारे पास जो ओवरलोड फॉल्ट है इसमें क्या होगा कि मोटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में बदलता है। हर एक मोटर की अपनी रेटिंग होती है कि कितने मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे ये वर्क कर पाएगा। अगर अपने मोटर से हम बहुत ही हैवी लोड को चलाने के लिए या टॉर्क जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे तो मोटर हमारा टॉर्क जनरेट नहीं कर पाता है और रन नहीं कर पाता है। इस प्रकार मोटर का जो रोटर होगा वो स्लो रोटेट करेगा। स्लो रोटेशन के कारण हमारे मोटर के कंडक्टर में हाई अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है और ये एक फॉल्ट को जनरेट करेगा।
दूसरे नंबर पे हमारे पास है अनबैलेंस्ड लोडिंग। अनबैलेंस्ड लोडिंग का मतलब लोड अचानक से बढ़ रहा है और घट रहा है। लोड में फ्लक्चुएशन होने से हमारा जो रोटर होगा वो अचानक बहुत हाई स्पीड को अचीव करेगा और अचानक लोड बढ़ने पर स्पीड उसकी घट भी सकती है। तो इस तरीके से अनबैलेंस्ड लोडिंग हो सकता है। अनबैलेंस्ड लोडिंग वोल्टेज का अगर फ्लक्चुएशन मोटर में देखने को मिलेगा तो ही हमारा मोटर ख़राब हो सकता है या जल सकता है। सिंगल फेजिंग क्या होता है बेटा? हमारे पास जो 3 फेज़ मोटर है उसमें 3 फेज़ सप्लाई जाती है। इसमें से कोई एक फेज़ अगर कट हो जाए तो हमारा जो मोटर है उसमें जो वाइंडिंग अगर मान लो स्टार कनेक्शन में ऐसे लगा हुआ है और यहाँ से ये वाइंडिंग जुड़ी हुई है, यहाँ से ये वाइंडिंग जुड़ी हुई है, ये वाइंडिंग ऐसे जुड़ी हुई है, और अगर कोई एक फेज़ कट कर रहे हैं, ये वाला फेज़ कट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, करंट ऐसे आएगा, इसको ऐसे एक पाथ मिलेगा, ऐसे ये फ्लो होगा। तो ये केवल सिंगल फेज़ बनाकर फ्लो होने लगता है और इस अवस्था में ये जो करंट ऐसे फ्लो होगा ये बहुत ही हाई अमाउंट का हो जाता है शॉर्ट सर्किट के कारण। तो इसे बोलते हैं सिंगल फेजिंग। सिंगल फेजिंग इज़ ए कंडीशन इन विच वन फेज ऑफ मोटर इज़ ब्रेक आउट या टूट जाता है। नेक्स्ट है ओवर वोल्टेज, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर है अंडर वोल्टेज। वोल्टेज के कम होने के कारण भी मोटर का परफॉर्मेंस प्रभावित होता है या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। अर्थ फॉल्ट, कंडक्टर कट करके अर्थ से करंट को फ्लो कराने लगता है, तो जो करंट कंडक्टर में फ्लो होना चाहिए वो अर्थ को जाने लगता है, अर्थात हमारा मोटर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, दो कंडक्टर कट करके एक दूसरे से शॉर्ट हो जाते हैं, इसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेने पर जो हमारा मोटर है उसके रोटर में हाई अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, मोटर रन करते करते बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, जिसे हाई एम्बिएंट टेम्परेचर फॉल्ट कहते हैं। इनएडिक्वेट लुब्रिकेंट का मतलब ये हो गया कि मोटर के अंदर रन करते समय बहुत सारे मैकेनिज़्म लगे होते हैं, उस मैकेनिज़्म में लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है ताकि जो मोटर पार्ट्स हैं उसके बीच में फ्रिक्शन ना हो। उस फ्रिक्शन को अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो हीट को प्रोड्यूस करता है। रॉन्ग अलाइनमेंट, मोटर का जो स्टेटर बॉडी है उसके अंदर रोटर होता है, अगर हम अच्छे तरीके से रोटर को स्टेटर के अंदर फिट नहीं करते हैं तो भी हमारा जो मोटर है वो फ्रिक्शन लॉस को जनरेट करता है। एक्सेस वाइब्रेशन, मोटर में क्या होगा कि अगर रोटर में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं रखते हैं तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। कूलिंग प्रॉब्लम, जो बड़े बड़े मोटर्स हमारे पास होते हैं वो चलते चलते, चूँकि मैकेनिकल डिवाइस हैं तो चलते चलते उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट आने लगता है। उस हीटिंग इफ़ेक्ट को हमको हटाना होता है, जिसके लिए हम अक्सर देखोगे कि मोटर्स के बगल में जो पंप मोटर या टुल्लू पंप होता है उसमें एक साइड में फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन कूलिंग सिस्टम के लिए लगा होता है। अगर वो कूलिंग सिस्टम ख़राब हो जाए तो मोटर में फॉल्ट आ सकता है। नेक्स्ट है स्टॉलिंग, लोड के टॉर्क का डेवलप टॉर्क से अधिक हो जाना। अब स्टॉलिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मोटर है उससे ज़्यादा क्षमता का लोड उससे कनेक्ट कर दिए हैं, तो मोटर क्या करेगा, उस लोड को कैरी नहीं कर पाता है, अर्थात हम बोलेंगे कि लोड का टॉर्क डेवलप टॉर्क से अधिक हो गया। मोटर प्रोटेक्शन देखते हैं, इसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है। मोटर को प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर लिमिट से ऑपरेट कराना होता है। सॉफ्ट स्टार्टर्स आर यूज टू डिक्रीज द इनरश करंट, तो हमको आवश्यकता होती है कि जो रोटर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लिमिट करें, इसके लिए सॉफ्ट स्टार्टर्स का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन, थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें बाई मेटालिक स्ट्रिप यूज़ करते हैं जो ओवरलोड कंडीशन में हीट के कारण गर्म हो जाती है। दोनों मेटल्स के लिए थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है, एक साइड दूसरी साइड से ज़्यादा लंबी हो जाती है और बाई मेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाती है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन शॉर्ट टाइम के लिए ओवरलोड के कारण स्ट्रिप बेंड नहीं होता। अत्यधिक करंट में बाई मेटालिक स्ट्रिप बेंड होकर रिले कॉन्टैक्ट मोटर को ट्रिप कर देती है। तो यहाँ से आपको ये सिस्टम दिख रहा होगा, ये हमारे पास है बाई मेटालिक स्ट्रिप
और ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉन्टैक्ट बना हुआ है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब यहाँ से करंट बहुत ज़्यादा जाएगा तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप हीट हो जाता है। चूँकि बाई मेटालिक स्ट्रिप दो मेटल्स के जंक्शन से बना हुआ है, तो क्या होगा, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप ऐसे बेंड कर जाएगा अंडर वेरी हाई करंट या फॉल्ट कंडीशन, और यहाँ से ये कॉन्टैक्ट ओपन होता है। कॉन्टैक्ट होने पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक सिग्नल चला जाता है। अब देखते हैं मोटर ग्राउंड फॉल्ट। इसमें क्या है, ये कंस्ट्रक्शन आप देखिए। इसमें हमारे पास ये मोटर लगा हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में मोटर में जो इधर से करंट जा रही है वही करंट रिटर्न करंट होगी। लेकिन अगर मोटर में कोई ग्राउंड फॉल्ट होता है तो यहाँ से करंट जो जा रही है वो करंट इधर से होकर ग्राउंड से निकल जाएगी और रिटर्निंग करंट कुछ अलग या शून्य करंट होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। मैं कह रहा हूँ कि मोटर में नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में एक सिरे से जितना करंट इनपुट देते हैं दूसरे सिरे से वही करंट आउटपुट में भी निकल जाती है। लेकिन अगर फॉल्ट मोटर में होता है, ग्राउंड फॉल्ट होता है, तो एक सिरे से एंटर करने वाली करंट मोटर से होकर ग्राउंड में एंटर कर जाती है और दूसरे सिरे से उतनी करंट आउटपुट में नहीं आ पाती। अब इसके स्कीम को देखते हैं। हम एक करंट ट्रांसफार्मर लेते हैं, उसके प्राइमरी को हम इनपुट के दोनों वायर्स के ऊपर लगा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से चूँकि नॉर्मल कंडीशन में इनपुट करंट और आउटपुट करंट सेम है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के कारण बने गए फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और प्राइमरी में रिजल्टेंट जीरो फ्लक्स कट करता है। इसके कारण जो सेकेंडरी में हमारे इंड्यूस करंट है वो ज़ीरो रहता है या इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो रहता है। जब इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो है तो सर्किट ब्रेकर को कोई करंट नहीं मिलता और ये ट्रिप नहीं होता है। लेकिन फॉल्ट कंडीशन में जब यहाँ से इनपुट करंट तो होती है और वो करंट ग्राउंड में चली जाती है ग्राउंड फॉल्ट में, और सेकेंडरी में कोई करंट नहीं आती, तो क्या होता है, यहाँ से तो करंट हमारे पास मिलती है और यहाँ से करंट नहीं मिलती। अब हमारे प्राइमरी में रिजल्टेंट एक फ्लक्स मिलता है क्योंकि केवल एक ही करंट के प्रभाव में है। अब सेकेंडरी में हमारे ईएमएफ जनरेट होगा, वो ईएमएफ सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है फीडर प्रोटेक्शन। फीडर क्या होता है? फीडर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सब स्टेशन से लोड तक इंजेक्ट करता है। फीडर प्रोटेक्शन में टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन। रिले की टाइम सेटिंग इस प्रकार से करते हैं कि फॉल्ट की स्थिति में सिस्टम का सबसे छोटा संभव हिस्सा आइसोलेट हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि फॉल्ट कंडीशन में हमारा पूरा सिस्टम ठप हो जाए, इसलिए हम अपने प्रोटेक्टिव सिस्टम को इस तरीके से लगाते हैं कि जिस हिस्से में फॉल्ट आया है वही हिस्सा केवल सिस्टम से आइसोलेट हो। अब हम लोग देखते हैं फीडर प्रोटेक्शन। इसमें है रेडियल फीडर का प्रोटेक्शन। रेडियल फीडर ऐसा होता है फीडर जो सिंगल लाइन में ऑपरेट करता है। यहाँ डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से हमारा कनेक्शन ऐसे जुड़ा हुआ है और इसके बीचों बीच में सर्किट ब्रेकर हम लगा दिए हैं प्रोटेक्टिव स्कीम के रूप में। यहाँ पे जो ओपनिंग कॉयल है यहाँ पे, या ऑपरेटिंग कॉयल बोल सकते हैं, इसमें इस तरीके से टाइम सेटिंग करते हैं कि जनरेशन स्टेशन से जितना दूर होगा ऑपरेटिंग कॉयल, उसका ट्रिप करने का टाइम बिल्कुल ही कम हो। मतलब ये जनरेटिंग स्टेशन से सबसे दूर है तो फॉल्ट आने पे तुरंत ट्रिप कर जाएगा। ये 0.5 सेकंड पे ट्रिप करेगा, ये वाला 1 सेकंड पे, ये 1.5 सेकंड पे और ये 2 सेकंड पे ट्रिप करता है। ओवर करंट सिस्टम को इस तरह समायोजित किया जाता है कि जनरेटिंग स्टेशन से रिले जितना दूर हो ऑपरेशन का समय उतना ही कम हो। सब स्टेशन 4 पर फॉल्ट होने की स्थिति में ऑपरेटिंग कॉयल 5 को पहले ऑपरेट करना चाहिए। यहाँ से अगर हम देखें तो ये सब स्टेशन 4 है। अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है तो हमारे पास जो
हमारे पास जो ओपनिंग कॉयल ओवर करंट कॉयल OC5 है, इसे सबसे पहले ऑपरेट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पैरेलल फीडर। पैरेलल फीडर में जो फीडर हैं वो पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से हमको फीडर का पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ से सप्लाई इंड है और यहाँ पे दो तरीके के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल दोनों फीडर्स में करते हैं। एक हमारे पास नॉन डायरेक्शनल सर्किट ब्रेकर है, दूसरा हमारे पास डायरेक्शनल सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसको देख लीजिए। जनरेटिंग स्टेशन से जो दूर वाला सर्किट ब्रेकर होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा और यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। इस डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ रिंग मेंस। रिंग मेंस का प्रोटेक्शन। यहाँ पे आपको जनरेटिंग स्टेशन और जो भी हमारे सब स्टेशन हैं वो एक रिंग की संरचना में दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेटिंग स्टेशन से जो भी दूर वाले ओवर करंट कॉइल्स हैं उसमें टाइम की रेटिंग कम होती है, यानी 1 सेकेंड में ये ऑपरेट करेगा। जनरेटिंग स्टेशन से जो नज़दीक वाले सब स्टेशन होंगे वहाँ पे कम टाइम में ही ऑपरेट करेगा। लाइक ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है ये 1.5 सेकेंड में काम कर रहा है। ये वाला सर्किट ब्रेकर बिल्कुल इंस्टेंटेनियस काम कर रहा है। ये वाला भी सर्किट ब्रेकर देखें तो 1.5 सेकेंड में काम करेगा। ये वाला सर्किट ब्रेकर 1 सेकेंड में ही काम कर रहा है। इस डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 3 में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने कवर कर लिया है। एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछता है वो मर्ज प्राइस या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और बुकोल्ज रिले से पूछता है। आप डायग्राम पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये अभी हम मैराथन सेशन सेमेस्टर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर कक्षाओं में आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। धन्यवाद।